नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एडुमैथ्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का और जानते हैं फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू कौन कौन से न्यूज़ हमारे लिए रेलेवेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये न्यूज़ है जनरल स्टडीज़ 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल हेल्थ न्यूज़ के बारे में जो कोविड-19 से लेकर एमपॉक्स तक के इश्यूज़ को कवर करता है। WHO ने अब मंकी पॉक्स को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न यानी PHEIC और इसके इम्प्लीकेशंस काफ़ी वाइड स्प्रेड है। आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, कोविड-19 के दौरान हमें काफ़ी सारी चैलेंजेस देखने को मिले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो वैक्सीन्स और मेडिकल सप्लाइज की ज़रूरत थी वो टाइमली नहीं मिल पाई। इसका एक मेजर रीज़न था लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आते हैं एमपॉक्स पर, जिसे हम मंकी पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। WHO ने रिसेंटली इसे एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है क्योंकि ये वायरस अफ्रीका के अलावा दूसरी कॉन्टिनेंट्स में भी रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। ये डिक्लेरेशन काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि ग्लोबल हेल्थ रिस्पॉन्स में इक्विटी को कितना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। दोस्तों, इस बार जो स्पेशल फोकस दिया गया है वो है इक्विटी इन वैक्सीन एक्सेस। WHO और दूसरी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि वैक्सीन्स प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में सभी कंट्रीज़ को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए ताकि हर कंट्री को ज़रूरत के मुताबिक वैक्सीन्स मिल सके। एमपॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन्स प्रोडक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र्स को भी एम्फसाइज किया गया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र्स का मतलब है कि जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वो अपनी मेडिकल टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन टेक्निक्स को दूसरे कंट्रीज़ के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी वैक्सीन्स प्रोड्यूस कर सके। इस डिक्लेरेशन के बाद कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। कंट्रीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs को मिलकर इस ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस का रेस्पॉन्स देना चाहिए ताकि टाइमली और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस निकला जा सके। तो दोस्तों, ये थी डिटेल डिस्कशन ऑन द रिसेंट WHO डिक्लेरेशन ऑन एमपॉक्स और उसके इम्प्लीकेशंस। आपको क्या लगता है, क्या हमें ऐसे सिचुएशंस के लिए बेटर प्रिपेयर्ड होना चाहिए? कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, ये न्यूज़ हमारे जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड है एंड ये सोशल जस्टिस सेक्शन से रिलेवेंट है। दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारी नज़रों से छुप जाता है। मुंबई के उन सैनिटेशन वर्कर्स के बारे में जो अपने जीवन को खतरे में डालकर हमारे शहर को बरसात के समय डूबने से बचाता है। ये न्यूज़ है द इनविजिबल लाइव्स ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स हु क्लीन मुंबईज ड्रेन टू कीप इट फ्रॉम ड्राउनिंग। मुंबई के घाटोपर के शंकरा कॉलोनी की बात करें तो ये कॉलोनी उन सीजनल सैनिटेशन वर्कर्स के घर है जो महाराष्ट्र के दूर दराज इलाकों से मुंबई आते हैं। ये वर्कर्स हर साल मॉनसून आने से पहले स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को साफ करते हैं। इस काम को हम डिस्टिलिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसमें वो नाला, मैनहोल्स और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को साफ करते हैं ताकि बारिश का पानी जाम ना हो। BMC यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस साल 243 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं और 31 एजेंसी को अपॉइंट किया है इस डिस्टिलिंग प्रोसेस को देखने के लिए। करीब 4000 सैनिटेशन वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू हायर किया गया है ये काम करने के लिए, लेकिन ये काम काफ़ी हैज़र्डस यानी ख़तरनाक है। ये काम कितना ख़तरनाक है इस बात का अंदाज आप ये जानकर लगा सकते हैं कि ये प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 के अंदर आता है,
इस एक्ट के तहत ये काम करने वाले वर्कर्स को रिहेबिलिटेशन का हक है, लेकिन आज भी कई वर्कर्स को ये हकीकत नहीं मिल पाता। ये सैनिटेशन वर्कर्स बीएमसी से ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें मैनुअल स्कैवेंजर्स की तौर पर क्लासिफाई किया जाए ताकि उन्हें प्रॉपर रिहेबिलिटेशन मिल सके। इस क्लासिफिकेशन के बिना ये वर्कर्स बिना किसी फॉर्मल रिकॉग्निशन के ये खतरनाक काम करने पर मजबूर हैं। इन वर्कर्स की ज़िंदगी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है मिस्टर काले और उनकी वाइफ, जो मुंबई के ड्रेन्स को साफ करने के लिए रोज़ करीब 800 रुपये कमाते हैं, लेकिन इनकी जीवन शैली आज भी काफ़ी मुश्किलों भरी है। इन्होंने ये काम पिछले 20 सालों से किया है, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। दोस्तों, ये एक ऐसी पॉवर्टी साइकिल है जो इनके बच्चों तक जा रही है, जैसे कविता और चिनप्पा, जो स्कूल ना जाकर डेली वेज लेबरर्स के तौर पर काम करते हैं। ये साइकिल कभी नहीं रुकती और हर नई पीढ़ी इसमें फंस जाती है। बीएमसी ने कॉन्ट्रैक्टर्स को सेफ्टी गाइडलाइंस दिए हैं, लेकिन ये गाइडलाइंस अक्सर फॉलो नहीं किए जाते। इस वजह से वर्कर्स को काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस का सामना करना पड़ता है बिना किसी प्रॉपर सेफ्टी गियर के। सोशल एक्टिविस्ट प्राज्ञा अखिलेश इस मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये वर्कर्स को वो पहचान और रेस्पेक्ट नहीं मिलते जो उन्हें मिलनी चाहिए। इनकी डेथ्स तक रिकॉर्ड नहीं होती और इनके जीने का कोई मन नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन सैनिटेशन वर्कर्स की जो अपनी जान जोखिम में डालकर मुंबई को बरसात से बचाते हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इनके इश्यूज़ को समझें और इन्हें सपोर्ट करें। दोस्तों, ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेवेंट है और जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ हम बात करने वाले हैं इंडिया और ब्राज़ील के बीच के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में, जो आज के समय में काफ़ी डीपेन और डाइवर्सिफाई हो चुकी है। चलिए इस न्यूज़ को सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझते हैं। इंडिया और ब्राज़ील के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पिछले कुछ सालों में और मजबूत हुई। ये पार्टनरशिप अब सिर्फ डिफेंस या सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि स्पेस, टेक्नोलॉजी और पीपल टू पीपल रिलेशंस तक भी पहुंच गई है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब होता है दो देशों के बीच का एक ऐसा संबंध जो वेरियस डोमेन्स में कोऑपरेट करें। इस प्रोग्रेस का जिक्र 9th इंडिया ब्राज़ील जॉइंट कमीशन मीटिंग में किया गया, जो दिल्ली में हुई थी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने ब्राज़ील को G20 मीटिंग्स को सफलता से कंडक्ट करने पर बधाई दी। JCM या जॉइंट कमीशन मीटिंग का मतलब होता है दोनों देशों के बीच रेगुलर डिस्कशंस, जिसमें बायलैटरल रिलेशंस पर फोकस होता है। जयशंकर जी ने ब्राज़ील को उनके अपकमिंग G20 प्रेसिडेंसी के लिए इंडिया का पूरा सपोर्ट देने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने ये बात कहा कि दोनों देश मिलकर एक जस्ट वर्ल्ड और सस्टेनेबल प्लैनेट बनाने की तरफ इनिशिएटिव्स लेते रहेंगे। G20 प्रेसिडेंसी का मतलब है एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें ग्लोबल इकोनॉमी और डेवलपमेंट से जुड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। ब्राज़ील के फॉरेन मिनिस्टर मौरो विएरा ने 25 अगस्त को इंडिया का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने अपनी G20 समिट के बारे में बताया, जो नवंबर में रियो डी जेनेरियो में होने वाला है। फॉरेन मिनिस्टर का दौरा जनरली डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोनों देश अपने इस पार्टनरशिप को एक पॉजिटिव ड्राइव के रूप में देखते हैं, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी की तरफ काम किया जा रहा है। ब्राज़ील ने पिछले साल इंडिया से G20 प्रेसिडेंसी रिसीव की थी, जो इस बात का प्रतीक है कि दोनों देश के बीच कोऑपरेशन कंटिन्यू है। इंडिया और ब्राज़ील के बीच का बायलैटरल ट्रेड बास्केट अब और भी एक्सपांड हो चुका है, जिसमें दोनों देश नए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं।
आने वाले समय में दोनों देश अपनी स्ट्रेटेजिक टाइज को और स्ट्रॉन्ग करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बायलैटरल ट्रेड बास्केट का मतलब होता है दो देशों के बीच का व्यापार और उससे अलग अलग एस्पेक्ट्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड आई होप इससे आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मदद मिली होगी। तो थैंक यू एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।